अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने हूँ। सियाने कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी गुजारें, मुतमईन ज़िंदगी गुजारें, तो उन्हें थोड़ी सी सर्दी और थोड़ी सी भूख झेलने की आदत डालिए। और वैसे भी हमेशा इंसान की कामयाबी वालिदैन की दुआओं की मरहून मिन्नत होती है। माँ बाप घर बैठे हुए अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं और इंसान के लिए ऐसे रास्ते खुलते हैं जहाँ के बारे में उसने ना सोचा होता है और ना एफर्ट की होती है। यही हमारी ज़िंदगी का एक राज है। आज मैं आपके साथ अपनी कज़न की ज़िंदगी की कहानी शेयर करूँगी। मेरी कज़न सरवत छठी क्लास में थी जब उसके वालिदैन की वफ़ात हो गई। सरवत दो बहन भाई थे और बहुत एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे, जबकि इनके वालिदैन अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे कि उसकी मिसालें पूरा ख़ानदान देता था। हमने अक्सर देखा कि रात के वक्त उनके वालिद साहब ने अपनी बाजू पर एक साइड पे बेटी और एक साइड पे बेटे को लिटाया होता और वो उनको सुलाने के लिए लोरी सुनाते, एक मेरा चांद एक मेरा तारा। ये गीत ट्रेडमार्क बन चुका था क्योंकि बच्चों को भी आदत हो चुकी थी, बहुत बचपन से ये सुनते आए। उनकी अचानक वफात ने पूरे खानदान को हिला कर रख दिया। वक्त ने करवट ली और उनकी खाला और खालू ने उन दोनों बच्चों की परवरिश की। उन्होंने उनकी परवरिश में कोई कसर ना उठा रखी और वक्त गुजरता गया। पहले बड़े भाई की शादी हुई और इसके बाद सरवत की बारी आई। सरवत के लिए अल्लाह की रहमत से एक बेहतरीन रिश्ता आया। उस लड़के का फार्मेसी का बिजनेस था, बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर था अमेरिका में। वो बहुत अच्छे खाते पीते लोग थे। शादी तय हुई और बहुत धूमधाम से शादी अंजाम को पहुंची। शादी के बाद सरवत अमेरिका अपने खामन के साथ शिफ्ट हो गई। अल्लाह ताला ने दोनों को बहुत खूबसूरत दो बेटे अता किए। सरवत अपने दोनों बेटों के साथ, अपने खामन के साथ इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। अमेरिका में उनके नेबर्स भी उनके अच्छे सलूक और उन दोनों मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग्स की मिसालें दिया करते थे। उसका खामंद अख्तर जब भी रात को अपना फार्मेसी का स्टोर बंद करके घर आता तो आते साथ ही अपनी बीवी के साथ किचन में किसी न किसी किस्म की हेल्प में शामिल हो जाता। वक्त ने करवट बदली। न जाने रब को क्या मंजूर था कि अचानक अख्तर का बिजनेस क्राइसिस में चला गया और उन्हीं दिनों अख्तर के वालिद साहब की डेथ हो गई। अख्तर चूंकि अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और उसकी दो बहनें थीं, दोनों बहनें अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत करती थीं। अख्तर अपने वालिद साहब की वफात के बाद बहुत तन्हाई का शिकार हो गया और डिप्रेशन में चला गया। कारोबार के बड़े नुकसान ने उसे कहीं का ना छोड़ा और उस पर डिप्रेशन के दौरे पड़ने लग गए। लेकिन उसने अपने आप को बहुत संभाल कर रखा। वो चूंकि खुद एक बहुत बड़े मेडिकल स्टोर को चलाता था और बहुत सारी मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए उसे डॉक्टर्स के पास जाने और किसी से मशवरा करने के लिए खातिर खास जरूरत ना पड़ी। वो खुद ही सेल्फ मेडिकेशन करता रहा और अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने ही स्टोर से मेडिसिन लेकर खाता रहा, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क में प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो मेडिसिन मिल नहीं सकती। लेकिन वो इस चीज का मोहताज नहीं था। किस्मत की करनी देखिए, सरवत की सालगिरह से 4 दिन पहले वो अपनी बीवी को गिफ्ट देने के लिए उसे लेकर शॉपिंग के लिए गया। उसके लिए डायमंड रिंग खरीदी, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बेशबहा कीमती चीजें खरीदी और खुशी खुशी घर वापस आए। न जाने दूसरे दिन उसके दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसा या अल्लाह ने उसके लिए कौन सा इम्तिहान सेलेक्ट किया। दूसरे दिन उसने मेडिसिन लेकर अपनी बीवी को साथ लेकर गया और बाहर एक सुनसान जगह पर जाके गोली मारकर उसकी डेड बॉडी को पत्तों में एक साइड पर दबा दिया और घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपने आप को फ्रेश अप किया और अपने बच्चों को स्कूल लेने के लिए गया। पहले एक बेटे को स्कूल से लेके घर वापस आया और इसके बाद दूसरे बेटे को स्कूल लेने के लिए गया। दोनों बच्चे जब घर आ गए, उसने पहले उन दोनों को गोली मारी, जिसकी वजह से बच्चों की मौके पर ही हलाकत हो गई। और इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर एक घर से बाहर निकलते हुए एक शॉपिंग मॉल के पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करके बैठ गया और थोड़ी देर के बाद उसने अपने आप को भी गोली मार ली। 3 दिन जब गाड़ी वहां खड़ी रही,
تو لوگوں نے اسے مشکوک سمجھتے ہوئے پولیس کو اطلاع کی۔ پولیس والوں نے آ کر جب گاڑی کو چیک اپ کیا تو اسے اندر سے ایک ڈیڈ باڈی نظر آئی۔ گاڑی کا شیشہ توڑ کر اس کی ڈیڈ باڈی کو باہر نکالا گیا۔ اس صورتحال میں ایک کوہرام مچ گیا۔ پورے ٹی وی میڈیا پر یہ خبر پھیل گئی اور امریکہ میں جگہ جگہ ہر چینل پر یہ بات مشہور ہو گئی۔ اسی دوران میری اپنی بہن جو کہ امریکہ میں ہی مقیم تھی، اس نے مجھے وہاں سے فون کر کے بتایا کہ آپ پاکستان میں ہو اس وقت اور ٹی وی اپنا آن کیجئے، اس وقت پاکستان کے میڈیا پر بھی یہ خبر گرم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون سی خبر؟ اس نے کہا کہ تم ٹی وی آن کرو۔ جیسے ہی میں نے ٹی وی کو آن کیا تو سامنے ثروت اور اختر کے خاندان کے اس بہیمانہ قتل کی رپورٹ چل رہی تھی۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ یہ کہانی پاکستان کے میڈیا پر بھی چل رہی تھی اور یہ ساری صورتحال ہمارے سارے خاندان کے لیے انتہائی تکلیف دہ کا باعث۔ اس صورتحال سے ثروت کے بھائی کو بھی اطلاع کی گئی جو کہ اس وقت کینیڈا میں مقیم تھا۔ اس نے کینیڈا سے وہاں رابطہ کر کے جانے کی کوشش کی، لیکن امریکن پولیس اور امیگریشن والوں نے اسے کہا کہ معاملات ابھی بہت گرم ہیں اور چیزوں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، معاملہ بالکل سلجھایا نہیں جا پا رہا کیونکہ کلپرٹ خود بھی اپنے آپ کو گولی مار چکا ہے، اس لیے ابھی آپ وہیں رہیں، آپ کی بہن کی ڈیڈ باڈی کینیڈا میں آپ کو پہنچا دیں گے۔ 2 دن کے انتظار کے بعد ثروت کی ڈیڈ باڈی کینیڈا میں اس کے بھائی تک پہنچائی گئی، جہاں پر تدفین کے سارے مراحل پورے کیے گئے۔ یہ گتھی آج تک نہیں سلجھائی جا سکی کہ در حقیقت ہوا کیا، لیکن بہت دفعہ میں یہ سوچتی ہوں جو چیز اس کہانی سے، جو چیز اس ساری صورتحال سے میری سمجھ میں آئی وہ یہ تھی، میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ کاش میرے آنٹی اور انکل اگر زندہ ہوتے تو وہ اپنی بیٹی کو ایک خوشحال زندگی گزارتا ہوا دیکھ کے کتنا خوش ہوتے۔ لیکن اس واقعے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا کہ میرے مالک، جو تیری حکمت ہے، جو تیرے فیصلے ہیں، جو تیرا نظام حکمت ہے، وہ تو ہی بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اگر یہ صورتحال ثروت کے والدین کی زندگی میں پیش آتی تو وہ جیتے جی مر جاتے۔ امیر گھر وہ ہوتے ہیں جہاں والدین کی دعائیں ہوتی، لیکن اختر نے اگر اپنی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ تنگی یا پریشانی دیکھی ہوتی، کاش اس نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہوتی تو شاید وہ اپنے اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کسی اور صورتحال کو فیس کرتا۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے ایگری کریں گے، ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنا چاہیے کیونکہ انسان ہمیشہ پتھر سے ٹھوکر کھا کے گرتا ہے۔ یہ آپ کا چینل ہے، اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔